गाइस, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे आवर्धन सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है ना। बहुत इजी वे और बारीकी से पूरे स्टेप को आपको हम समझाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक के देख लीजिए ताकि आपको आवर्धन सूत्र आ जाए, फिर आपको दूसरा वीडियो सर्च करने की आवश्यकता ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए इसमें आपको देखते हैं अवतल दर्पण पर अवतल दर्पण द्वारा है ना आवर्धन सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है। आवर्धन सूत्र का सबसे पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं क्या होता है। आवर्धन सूत्र का फॉर्मूला होता है माइनस से भी अपॉन में यू। क्लियर है। आवर्धन सूत्र में भी अपॉन में यू जो होता है इसी को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पिक्चर देख रहा है इस पिक्चर को समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने ये लिए हैं अवतल दर्पण। ठीक है ना। अवतल दर्पण किसको कहते हैं, तो जिसका परावर्तक सतह जो अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। तो ये परावर्तक सतह है, जो चिकना वाला भाग है वो उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। अब ये ले लिए अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन सूत्र को सिद्ध करना। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिए, एक वस्तु ले लिए है ना। ये हमारे पास क्या है ना, ये अवतल दर्पण है। ये हमारे पास क्या है ना, एक प्रकार का क्या है ना मुख्य अक्ष है जिसका नाम है सी और पी। यहां तक के जो दिया गया है रेड कलर के, ये हमारे पास क्या होगा, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे एक वस्तु ले लिए, वस्तु क्या है ना, वस्तु का नाम है ए और बी, वस्तु ले लिए। और ये मुख्य अक्ष का समांतर ये प्रकाश किरण आया, दर्पण पर पड़ा है ना। दर्पण पड़ने के बाद क्या हो गया, ये परावर्तन के बाद फोकस से चला गया। ठीक है ना। एक और किरण लिए जो डायरेक्टली हम यहां से एक तरह से ध्रुव पर लाए। ठीक है ना। ध्रुव पर लाए तो ये हमारा डायरेक्टली यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, जितने एंगल से आएगा उतना एंगल से। जैसे कि मान लेते हैं ये एक समतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक है ना। ये समतल दर्पण है। ओके। अब समतल दर्पण पर जो आता है प्रकाश किरण जितना एंगल से बना के आता है उतना एंगल से ही चला जाता है। बीच में अगर लंब दिए जाते हैं तो ये दोनों दूरी को देख लिया जाए, कोण को देख लिया जाए, दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर 30 डिग्री के एंगल से ये आया होगा तो 30 डिग्री एंगल से पे ये चला गया होगा, है ना। उसी तरह से ये है ना एक प्रकार के डायरेक्टली हम आया ध्रुव पर, तो ये ध्रुव पर आने वाला किरण जितना एंगल बना कर आएगा उतना ही एंगल से क्या होगा, रिटर्न भी हो जाएगा, उतना एंगल होकर के ये चला जाएगा। कुछ देर के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको लंब के रूप में ये काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना। तो ये हो गया। तो पहला किरण हम यहाँ पे क्या हुआ, तो पहला मुख्य अक्ष के समांतर किरण गया तो परावर्तन के बाद फोकस से चला आया। दूसरा किरण क्या है, डायरेक्टली हम ध्रुव पे मारे तो ये परावर्तन के बाद इस तरह से उतना ही एंगल लेकर घूम गया। और दोनों आके ये किरण और एक जहां पे टकराया वहीं पर इस वस्तु का इमेज बन गया था। यहाँ पर इमेज का नाम क्या दे दिए, ए डैश और बी डैश इमेज हो गया। ठीक है ना। अब इस पे हमने क्या कुछ इंट्रोडक्शन लिख दिया है, उस बात को समझते हैं। यहाँ पर बी और पी जो है, यहाँ पे देखो बी और पी, यहां से यहां तक ये पूरे अगर बात कर लेते तो यहां से बीपी ये क्या है, दूरी है। तो दूरी है, कथी का दूरी बोलेंगे, तो वस्तु की दूरी, क्योंकि हमारे पास ए बी वस्तु है, यहां तक बी है, और बी से पी तक की दूरी होगा तो बीपी क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी हो जाएगा। उसी तरह से है ए डैश पी, तो ए डैश पी हमारे पास ए डैश यहां पर है और पी यहां पर है, तो ए डैश पी यहां तक आएगा तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी को हम बोलते हैं भी, वस्तु की दूरी को बोलेंगे यू, लेकिन दर्पण के ए से इसलिए दोनों क्या होगा, माइनस में होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखे है ए डैश बी डैश, तो देखो ए डैश और बी डैश, ये तो हमारे पास यहां से लेके यहां तक ये ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया। तो ये हमारे पास कथी है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब को ऊंचाई को हम बोलते हैं क्या, एच डैश। तो एच डैश यहाँ पे लिख दिए, लेकिन प्रतिबिंब हमारे पास ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष का अगर नीचे अगर बात कर ले तो नीचे होता है माइनस में, ऊपर होता है प्लस में, और ये साइड होता है क्या, माइनस में, और ये साइड क्या होता है, दर्पण के प्लस में होता है। ठीक है। नीचे है इसलिए क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में हो जाएगा। फिर क्या है ए बी, तो ए बी क्या है ना, ये हमारे पास वस्तु है तो इसलिए वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु ऊपर में बन रहा है, ऊपर में ऊंचाई जा रहा है तो ऊपर में क्या होगा, प्लस में हो गया। तो ये हो गया। अब हमारे पास आवर्धन सूत्र हमारे पास ये होता है। आवर्धन का डिफिनेशन क्या होता है, तो आवर्धन का डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, बोलेंगे क्या, जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्लियर है। तो चलो अब हम आवर्धन सूत्र को सिद्ध कर लेते हैं, कैसे सिद्ध होता है इससे। ठीक है ना। अभी हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये करना है, जो कहीं से एक पेन कॉपी ले लो और कहीं कोना में एक जाकर बैठ जाओ, ईयरफोन लगा करके आसानी में तरीका में जो भी लिख रहे हैं वो उसको उतार लो और एक बार फिर अपने से बनाओ। अगर ना बनता है फिर से वीडियो देख लो, फिर अपने से बनाओ, बन जाएगा। ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट है कि चलिए अब फाइनली अब हम इसको क्या करते हैं ना, आवर्धन सूत्र को सिद्ध करते हैं। ठीक है ना। सिद्ध करना सीखते हैं। ओके। तो हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे। पहला त्रिभुज हम ये लेंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दो त्रिभुज हमने क्या करेंगे, आपस में दोनों त्रिभुज हम क्या करेंगे, आवर्धन सूत्र को सिद्ध करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बड़का त्रिभुज लेते हैं। बड़का त्रिभुज ये है, तो इसका नाम क्या है, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, तथा त्रिभुज इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ए बी और पी, यानी कि ए बी और पी। ये दोनों त्रिभुज में देखो हम सिद्ध करते हैं क्या, समरूप। तो देखो अगर बात करते हैं दोनों त्रिभुज में, तो देखो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है।
तो इसका अगर किसी भी त्रिभुज का अगर एंगल का नाम लिखना होता है तो उस एंगल का नाम हम बीच में रखते हैं, ठीक है ना। देखो इस एंगल के इस त्रिभुज में अगर बात करते हैं तो एंगल इसको दर्शाना है तो पी का नाम बीच में रखेंगे, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे एंगल ए डैश पी और बी डैश, है ना, ये बीच में रख दिए। अब इसके बराबर में ये है एंगल, तो इसको भी इस त्रिभुज में अगर एंगल लिखेंगे इसका, तो इसका पी का नाम क्या लिखेंगे, बीच में रखेंगे, है ना। बराबर होगा किसका, तो इसमें लिखेंगे ए पी बी का, है ना, ए पी और बी, है ना, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो कारण लिख देंगे, है ना। कारण लिखेंगे क्या, तो ये हमारे पास बराबर हो रहा है, कारण परावर्तन के नियम से कारण हो रहा है, क्योंकि ये त्रिभुज यहां तक आया, ये आया किरण था, परावर्तित किरण हुआ था, तो परावर्तन के नियम लिखते हैं, परावर्तन, है ना, परावर्तन के नियम, है ना। इस बात को ध्यान से तुम लोग लिख लेना, परावर्तन के नियम से ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो गए। दूसरी बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो इस त्रिभुज में ये लंब है, इस त्रिभुज में भी यहाँ पे लंब है, दोनों परपेंडिकुलर डाला गया, दोनों 90 डिग्री कारण बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस वर्का त्रिभुज का पहले लिखेंगे, तो ए डैश बी डैश है ना, ए डैश बी डैश पी, तो ए में क्या लिखेंगे, इसका नाम बीच में रखेंगे ना, तो इसको लिखेंगे क्या, एंगल बी डैश ए डैश और पी, है ना, बराबर होगा इस त्रिभुज के एंगल के, तो इसमें क्या है ना, बी है, तो बी का नाम बीच में रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ए बी पी, लिखेंगे एंगल ए बी और पी, दोनों आपस में क्या है, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो 90 डिग्री कारण, या फिर इसको लिख सकते हो समकोण के कारण, ठीक है ना। जब बोले अगर दो त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में, दोनों के दो कोण आपस में बराबर हो जाए, तो क्या होता है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। तो देखो ए बी कोण दोनों त्रिभुज आपस समरूप का नियम लगे, मतलब ई वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ई वाला एंगल इसके बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप हो जाएगा। कौन दो त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुज, ठीक है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप हो गया कौन त्रिभुज के, तो लिखेंगे ए बी पी के, है ना, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हुआ, समरूप हो गया। और समरूप हुआ कथी कारण समरूप हुआ, तो समरूप हुआ हमारे पास एंगल से, क्योंकि देखो हमारे पास इसमें भी एंगल था और इसमें भी एंगल था, तो दोनों एंगल से ही हमारे पास समरूप हो गया। जब समरूप हुआ तो समरूपता के नियम इसमें लगाएंगे, तो समरूपता के नियम क्या कहता है, जब तो दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसको संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात, तो एकर लंब अगर बात करते हैं, तो एकर लंब हमारे पास ए डैश बी डैश है, तो इस त्रिभुज के लंब, है ना, तो इस त्रिभुज के लंब क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है ना। फिर बराबर इस त्रिभुज की अगर बात करते हैं, वर्का त्रिभुज के अगर बेस की बात करते हैं, तो ए डैश पी है, तो यानी कि ए डैश पी है। अब छोटका त्रिभुज के बेस की बात करते कथी होता है, बी और पी है, तब बीपी दे दिया, ठीक है ना, बीपी दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो ए डैश पी क्या है, यहाँ पे देखो ए डैश पी क्या है, ए डैश पी हमारे पास क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई के एच डैश से सूचित कर देता है, एच डैश से लिख दिया, ठीक है ना। अपन में ये क्या है, ए बी क्या है, तो ए बी हमारे पास वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई के एच लिखते तो एच लिख दिए बराबर में, है ना। यहाँ पर क्या है ना, ए डैश पी है, तो ए डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तो माइनस बी, तो माइनस बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, जैसे कि हमारे पास ए बी जो है ना, ए बी क्या है, ए डैश बी डैश जो है ना हमारे पास नीचे आ रहा है, तो पहले ही बताता है नीचे जो आता है परिपाटी के अनुसार से माइनस होता है, यानी कि माइनस होगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, अब ये नीचे देखो बी और पी, बी पी करने हैं, बी और पी कहते हैं वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी का लिखेंगे माइनस में यू लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो हमारा ई से ई कट गया, माइनस से माइनस कट गया, अब ई वाला माइनस हम इधर लेके आएंगे, तो हमारे पास इधर एच डैश यहाँ पर एच बच गया, ठीक है ना। तो इन्हें क्या बचा, माइनस ई वाला इधर लेके आता, माइनस लाया बीच में, और भी अपन में क्या हो गया, यू हो गया, क्लियर है। अब देखो ये क्या है ना, प्रतिबिंब है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, ये क्या बोलते हैं, वस्तु, क्योंकि वस्तु है तो हम बोल सकते हैं, आवर्धन सूत्र का भी हम डिफिनेशन बताए थे, आवर्धन सूत्र होता क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ पे देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और आवर्धन को स्मॉल एम से सूचित करते हैं, क्या करते हैं, आवर्धन को स्मॉल एम से सूचित करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये वस्तु की ऊंचाई है, दोनों का अनुपात है, तो इसलिए हम इस जहां पे हम लिख देंगे एम, यानी कि आवर्धन हो गया, आवर्धन बराबर क्या होगा, माइनस के भी अपन में यू। ये फाइनली जाकर के हमारे आवर्धन सूत्र को फाइनली हमने सिद्ध कर दिया, है ना। यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, एकदम छोटा वीडियो है ना, इसको क्या करो, एक दफे कॉपी पे नोट कर लो, और नोट करके एक दफे और बना लो, इससे समझ में आ गया। हम दो त्रिभुज लेते हैं, दो त्रिभुज में हम क्या करते हैं, समरूपता हासिल करते हैं, समरूपता के नियम लगाते हैं, और उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन के अनुसार से समझाया उसमें पुट करते हैं, हमारे पास आवर्धन सूत्र सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तब तक के लिए बाय।